बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नो लैब ट्यूशन क्लासेस। तो बच्चों, आप देख सकते हो ये है हमारे क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट PYQs डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस 10 ईयर्स के PYQs है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड PYQs है, वो मैं इस वर्कशीट में फ्रेम कर लाई हूँ। ठीक है, तो 1 से लेकर 25 क्वेश्चन तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। आज मैं डिस्कशन करने वाली हूँ फ्रॉम 26 नंबर। Okay, so let's start. तो नंबर 26 में देखो क्वेश्चन क्या है। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हीट, दिस रिएक्शन इट। अब सबसे पहले तो रिएक्शन मैं बताती हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO इज रिएक्टिंग विथ वाटर H2O, और इसमें फॉर्मेशन किस चीज की हो रही है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हो रही है, दैट इज CaOH2। ठीक है, साथ में हीट भी लिबरेट हो रहा है। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा? ओके, तो ऑप्शंस देखो क्या है। एंडोथर्मिक तो बिल्कुल भी नहीं, एंडोथर्मिक तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हीट लिबरेशन हो रही है। तो एंडोथर्मिक वाले ऑप्शंस तो आप ऐसे ही हटा दो। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ pH सॉल्यूशन 7, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड pH सॉल्यूशन इज मोर देन 7। अब देखो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले ये pH है क्या? ठीक है, आप नेक्स्ट चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर जो 2 है हमारा, उसमें हमने pH के बारे में पढ़ा। pH एक इंडिकेटर है या एक जिसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो अगर pH की वैल्यू एग्जैक्टली 7 हो तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल होता है। अगर 7 से कम हो, लेस देन 7 हो, तो वो एसिडिक होता है, और अगर वो मोर देन 7 हो तो बेसिक होता है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारा सब्सटेंस क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, इट इज अ बेसिक सब्सटेंस। जहां पे भी आपको हाइड्रोक्साइड दिखे ना, वो बेसिक ही होगा। मेटालिक हाइड्रोक्साइड इज ऑलवेज बेसिक। ठीक है, तो दैट मीन्स ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक सब्सटेंस यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब ये एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हो रही है, और साथ में यहाँ पे जो सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है वो बेसिक इन नेचर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सेलेक्ट द प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व। ठीक है, अब इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहाँ है ये हमें चेक करना है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ मीथेन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे है? बर्निंग ऑफ कोल, कोल में क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। और अगर कोई भी चीज बर्न होगा तो किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ओनली यही प्रोडक्ट आती है। अब देखो बर्निंग यहाँ पे भी है, ऑप्शन नंबर सी में भी। आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो दोनों बर्निंग देखकर। तो बर्निंग ऑफ मीथेन में देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है। मीथेन का फॉर्मूला है CH4 प्लस O2। ठीक है, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही बर्न करेगा। एंड द प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग इज CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में होता क्या है? कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी इज द सुटेबल एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विच एक्वस when aqueous potassium iodide and lead nitrate are mixed, an insoluble substance is formed, the correct equation। अब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आपको लिखकर शो करती हूँ। पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट PbNO3 होल 2। ठीक है, देखो अब यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स या इक्वेशंस मैं लिख रही हूँ ना, आप ये सारे फॉर्मूलाज भी लर्न करते जाना। ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे आप 2 छोड़ दे रहे हो या फॉर्मूला गलत लिख रहे हो तो पूरी इक्वेशन ही गलत हो जाएगी, और ये सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के ही होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलने वाला। ओके, सो लेड नाइट्रेट हमने लिया है, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है रिएक्शन में। ये जो नाइट्रेट है NO3, ये चला जाएगा I के प्लेस में, दैट इज आयोडाइड के प्लेस में, और आयोडाइड जो है वो NO3 के प्लेस में आ जाएगा। मतलब न्यू प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग इज KNO3 प्लस PbI2। ठीक है, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। अब सबसे पहले ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, कल मैंने बताया भी था टाइप्स ऑफ रिएक्शन से हमें क्वेश्चंस
बहुत सारे पूछे जाएंगे। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, ठीक है। ये जो आयंस है ये एक्सचेंज हो गए, अदला बदली हो गए, ठीक है। तो ये तो हमने चलो रिएक्शन लिख लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे सही रिएक्शन क्या है, मतलब हमें बैलेंस कर कर भी चेक करना है, ओके। तो बैलेंसिंग के बारे में भी मैंने कल बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साइड का नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट चेक करते हैं, ठीक है। सारे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल इन बोथ रिएक्टेंट साइड ऑल्सो एंड प्रोडक्ट साइड ऑल्सो, ठीक है। और इसका रूल मैंने क्या बताया था कि हम लोग सबसे पहले जो ऑड नंबर हमें दिखाई दे उसे हम इवन करने की कोशिश करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट दिस। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा रिएक्टेंट साइड और ये है हमारा प्रोडक्ट साइड। इसमें पोटेशियम देखो कितना है, 1 है। यहाँ पे भी पोटेशियम 1 है। आयोडाइड कितना है, 1 है। यहाँ आयोडाइड देखोगे 2 है, ओके। नेक्स्ट लेड, पीबी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पीबी 1 है, ओके। आप एक साथ नाइट्रेट भी यहाँ पे देख सकते हो या इंडिविजुअली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग कर कर भी देख सकते हो। तो नाइट्रेट जो है हमारा NO3 होल 2 है, ये 2 है और यहाँ पे नाइट्रेट 2 है, ठीक है। तो ये देखो काफी सिंपल सी रिएक्शन है। हमें बैलेंस किसे करनी है, आयोडाइड डिफरेंट हो रहा है और नाइट्रेट भी डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जहां पे ऑड दिखाई दे उसे इवन करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऑड आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, एक्चुअल में ये 1 है, ठीक है। तो ऑड देखो हमें कहाँ दिख रहा है, ऑड हमें एक यहाँ पे दिख रहा है आयोडाइड और एक अनबैलेंस्ड यहाँ नाइट्रेट दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हमें आयोडाइड को बनाना क्या है, 2 बनाना है, ठीक है। तो 1 को हम 2 कैसे बनाएंगे, इंटू 2 करके, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। मैंने ये भी बताया था जैसे ये पोटेशियम आयोडाइड है तो हम लोग बीच में 2 यहाँ पे नहीं लिख सकते या एट द लास्ट 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन बस एक ही होता है, दैट इज हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज करते हैं। हम यहाँ फ्रंट में 2 लिखेंगे और जैसे ही हमने फ्रंट में 2 लिखा, दिस इज फॉर पोटेशियम एंड आयोडाइड बोथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आयोडीन के लिए है, ये पोटेशियम के लिए भी है, ठीक। तो चलो जैसे ये मैंने यहाँ पे 2 मेंशन किया, जो हमारा पोटेशियम है वो 1 से 2 बन गया, सिमिलरली आयोडाइड भी 2 हो गया, ठीक है। तो चलो आयोडीन तो अब यहाँ पे मैच करने लगा, बट अगेन पोटेशियम ये अनबैलेंस हो रहा है क्योंकि पोटेशियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा है तो पोटेशियम देखो हो गया 2 और साथ में हमारा NO3 होल NO3 जो है ये भी 2 हो गया। अब देखो सब कुछ बैलेंस है, ओके। तो दैट मीन्स करेक्ट हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन होगा यहाँ पे 2 और यहाँ पर भी 2। सो जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है दिस इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट गिव्स लेड आयोडाइड प्लस 2 पोटेशियम नाइट्रेट, ओके। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, अ मेटल रिबन X burns in oxygen with dazzling white flame forming a white ash Y. आइडेंटिफाई X, Y एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखो अगर आप थोड़ा सा भी ये चैप्टर पढ़े होगे ना तो आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ही कुछ हिंट्स छिपा है। क्या हिंट है, सबसे पहले आपको एक मेटालिक रिबन की बात की जा रही है। आपने एक ही रिबन के बारे में पढ़ा है, एक ही मेटालिक रिबन के बारे में पढ़ा है, दैट इज मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसे ही पता चल रहा है मैग्नीशियम रिबन है। फिर नेक्स्ट इट बर्न्स विद अ वाइट डार्जलिंग फ्लेम, ठीक है। वाइट डार्जलिंग फ्लेम मतलब वाइट स्पार्कलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न करता है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैग्नीशियम ही बर्न करता है, ओके। अब मैग्नीशियम जब बर्न करेगा तो अभी जैसे मैंने बताया कोई भी चीज बर्न होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा देन वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हमारा यहाँ जो X है वो है मैग्नीशियम, हमारा जो Y है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी होगी आप देख सकते हो, दिस इज द रिएक्शन जो अभी जस्ट मैंने लिखा है। तो यहाँ पे 2 सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक बना रहे, दैट इज इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, ओके। अब देखो ये ऑप्शन ऐसे भी काफी ज्यादा इजी था, अगर आपको इसके बारे में बहुत कुछ नहीं भी पता है तो भी आप बी मार्क कर सकते हो। क्यों बी मार्क कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया ना मैग्नीशियम रिबन, अगर मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे है तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपको सही से नहीं दिया गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, एमिशन मतलब रिलीज, ठीक है। ब्राउन फ्यूम्स ऐसे निकल रहे हैं वाइल हीटिंग लेड नाइट्रेट इज ड्यू टू, ठीक है। अब देखो कल भी मैंने आपको बताया था पार्ट 1 वीडियो में कि लेड नाइट्रेट की हीटिंग जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। चलो मैं एक बार लिख कर आपको दिखा दूं।
लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 होल 2, ये जब हीट होता है, इसे जब हम हीट करते हैं तो फॉर्मेशन किस चीज की होगी, लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। ओके, अब लेड नाइट्रेट एक वाइट कलर का सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये एक क्रैकलिंग साउंड के साथ हीट होता है, क्रैकलिंग साउंड। ठीक है, क्रैकलिंग साउंड इसलिए होता है क्योंकि इसके जो वाइट क्रिस्टल्स है ना वो डिक्रिपिशिएट होते हैं, मतलब वो टूटते हैं। ठीक है, वो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, वो टूटकर छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, लेड ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और ये जो गैस है दिस इज ओनली ब्राउन फ्यूम्स, मतलब इस गैस की कलर ब्राउन कलर की होती है, तो वो हमें निकलता हुआ दिखाई देगा। ओके, सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की कलर ब्राउन है, आप याद रखना। ऑक्सीजन एक कलरलेस गैस है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि ये क्यों हो रहा है, मतलब एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स क्यों हमें दिखाई दे रहा है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसा अभी मैंने बताया कि लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तब जाके इसकी फॉर्मेशन होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट प्रोड्यूसिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपको दो बातें यहाँ पे याद रखनी होगी, एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से ये ब्रेकिंग डाउन हो रहा है, और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ही ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, आप ऑप्शन ए एंड बी में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखो, सेलेक्ट द एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, सब्सटेंस के अंदर हीट चला जाए। तो फर्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर। तो वेजिटेटिव मैटर जब डिकम्पोज होता है तो यहाँ पे कोई एनर्जी की रिलीज नहीं होती है, या हम ऐसा कह सकते हैं कोई हीट रिलीज नहीं हो रहा है, तो ये एंडोथर्मिक तो बिल्कुल भी नहीं है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम डिकम्पोज करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। अब ये रिएक्शन हो कैसे रहा है, ये रिएक्शन तभी होगा जब हम इसे हीट देंगे, यानी कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। जब तक आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट नहीं दोगे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये तो बिल्कुल भी एंडोथर्मिक नहीं होगा क्योंकि जब हम कैंडल बर्न करते हैं तो इससे तो हीट निकलता हुआ है बाहर। ठीक है, रेस्पिरेशन में भी एनर्जी बाहर निकलती है, तो ये भी एंडोथर्मिक नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट इज असर्शन रीजन क्वेश्चन। असर्शन हमारा गिवन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस व्हेन पीस ऑफ लेड इज एडेड। नेक्स्ट रीजन क्या है, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब सबसे पहले मैं इसका रिएक्शन बताती हूँ। ठीक है, रिएक्शन देखो क्या है, हमारे पास है कॉपर सल्फेट एंड लेड। ओके, पीस ऑफ लेड, तो पीस ऑफ लेड हमने लिया और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ओके, अब जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, लेड इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, लेड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। अब कल मैंने बताया था इस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, जो मोर रिएक्टिव है वो लेस वाले को डिस्प्लेस करता है, मतलब उसके प्लेस से उसे हटा देता है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, PbSO4 दैट इज लेड कॉपर के प्लेस में आ जा रहा है और कॉपर साइड हो जा रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन थी वो किसकी वजह से थी, कॉपर सल्फेट की वजह से थी, बट वी आर गेटिंग हियर लेड सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट तो अब बचा नहीं, तो ऑब्वियसली ब्लू कलर जो है वो धीरे धीरे फेड होता जाएगा, मतलब ब्लू कलर लाइट होता जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट क्लियर सॉल्यूशन। ओके, और साथ में कॉपर की डिपोजिशन होगी लेड के ऊपर। ठीक है, लेड मेटल के ऊपर कॉपर मेटल की डिपोजिशन होगी जो एक रेडिश ब्राउन मेटल टाइप हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो मैंने ऑब्जर्वेशन बता दिया। अब चलो हम लोग वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस,
तो हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो है वो धीरे धीरे कलरलेस होता जा रहा है, फेड होती जा रही है उसकी कलर। इसका रीजन क्या है, लेड इज मोर रिएक्टिव। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी हो पा रहा है क्योंकि लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है एंड इट इज डिस्प्लेसिंग द कॉपर। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है और साथ में ये रीजन जो है ये करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मतलब assertion reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. Next 33 number देखो, the reaction C6H12O6 plus 6 O2 gives C6CO2 plus 6 H2O, ठीक है। तो क्या है ये, दिस इज ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज करता है। तो ये रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, तो आपको देखकर सबसे पहले पहचानना होगा कि ये क्या रिएक्शन है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पे ये रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है या न्यूट्रलाइजेशन है। ओके, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं क्योंकि ऐसा कुछ तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई मोर पावरफुल लेस को डिस्प्लेस कर रहा है। एंडोथर्मिक, क्या यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो क्या यहाँ पे एनर्जी रेस्पिरेशन के टाइम क्या कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एक्सोथर्मिक, जहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है, सिंपली हम कह सकते हैं एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा मेटाबॉलिक प्रोसेस है हमारे बॉडी में जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर होगा, एक्सोथर्मिक। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी नहीं है, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट असर्शन रीजन में आते हैं हम लोग, 34 नंबर। असर्शन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। नेचुरल गैस, किसी भी नेचुरल गैस, जैसे अभी हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया था मीथेन, तो क्या इसे बर्न करना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब देखो, किसी भी चीज को जब हम बर्न करते हैं तो उससे हीट रिलीज होगा, ठीक है, ना कि वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। दैट मीन्स ये एंडोथर्मिक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ओके। सो असर्शन इज फॉल्स, पहला हमें ये पता चल गया। रीजन है मीथेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अभी जस्ट मैंने इधर मेंशन किया था कि मीथेन देखो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स दिस इज ट्रू, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन, कौन थर्मल डिकम्पोजिशन है, यानी कि कौन हीट से ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे देखो ये चारों ऑप्शंस जो है डिकम्पोजिशन है, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। सो फर्स्ट इज वाटर ब्रेकिंग इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ये ब्रेक हो रहा है। ये दोनों फोटोलाइसिस होंगे क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में बर्न होता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अभी जस्ट यहाँ पे सेम यही क्वेश्चन थी जो भी मैंने बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं। अब आप देखो, देख सकते हो यहाँ पे कि कैसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जरूरी नहीं है कि एक ही सेम क्वेश्चन बार बार पूछा जाए, बट सेम टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, आपके 2027 के बोर्ड्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने सेलेक्ट किया है ऐसे क्वेश्चंस जो रिपीटेडली पूछे ही जाते हैं, ओके। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो और साथ में नोट डाउन भी करते जाओ यहाँ पे जो कुछ भी मैं बता रही हूँ, ओके। नेक्स्ट इज 36 नंबर, द पेयर्स शोइंग अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिस्ट, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट में एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, वी आर टेकिंग अ सॉल्ट, उसके बाद यहाँ पे हम एक मेटल लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे एक अनदर सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, मान लो मैं सॉल्ट 2 लिख रही हूँ, और दूसरा जो मेटल डिस्प्लेस होकर आ गया वो एक आ जाता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, मान लो सॉल्ट AB के फॉर्म में है, मेटल C है, तो C क्या करता है, A को डिस्प्लेस कर देता है, एंड व्हाट वी आर गेटिंग इज CB वी आर गेटिंग, और A अलग हो गया। ऐसा तभी होगा जब A लेस रिएक्टिव हो और C मोर रिएक्टिव हो, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव है वो लेस वाले को धक्के मारकर निकाल देगा, एंड वी आर गेटिंग सच प्रोडक्ट। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को देखोगे तो चारों के चारों तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जहां पे NaCl मतलब एक सॉल्ट सॉल्यूशन, एक मेटल, सॉल्ट मेटल, सॉल्ट मेटल, सॉल्ट मेटल, ठीक है। तो आप पहचानोगे कैसे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कर सकता है, किसका हो रहा है। तो देखो अब यहाँ पे हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में लिया है सोडियम क्लोराइड, यहाँ कॉपर। अब क्या कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर सकता है, क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, एंड क्या आयरन जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेटल एक्टिविटी सीरीज या मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको सीरीज सबसे पहले दे देती हूँ, ये आप अच्छे से याद कर लेना। फर्स्ट इज पोटेशियम, नेक्स्ट इज सोडियम, ओके, नेक्स्ट कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसके बाद आएगा हमारा जिंक, नेक्स्ट आयरन, फिर होगा लेड, नेक्स्ट इज लेड, लेड के बाद होगा हाइड्रोजन जो कि मेटल नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में रखते हैं। नेक्स्ट इज कॉपर, कॉपर के बाद आएगा मेर्क्यूरी, मेर्क्यूरी के बाद आएगा सिल्वर, और सिल्वर के बाद गोल्ड एंड प्लैटिनम। ठीक है, अब देखो ये जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है ये शो क्या करता है हमें। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आप देख सकते हो कि हमने कुछ मेटल्स का नाम लिखा है और हमने इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, मतलब जो जितना ऊपर होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। दैट मीन्स पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, प्लैटिनम इज लेस रिएक्टिव। हम किसी दो एलिमेंट को भी, यहाँ पे दो मेटल को भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मान लो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम है, तो मैग्नीशियम अगर ऊपर है तो वो मोर रिएक्टिव होगा, जो नीचे है वो लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस थे। सोडियम और कॉपर था, ठीक है, देख सकते हो आप, सोडियम कॉपर, सिल्वर कॉपर, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। ठीक है, सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, और लास्ट है जिंक एंड आयरन। ठीक है, जिंक एंड आयरन। तो अब आपको देखना होगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है। क्या कॉपर सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है? बिल्कुल भी नहीं, कॉपर देखो कितना नीचे है, सोडियम तो बहुत ही ऊपर है, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग चल रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में होना चाहिए कि कॉपर की कोई सॉल्ट हो और सोडियम अगर हो तो सोडियम इसे डिस्प्लेस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट आप देखो सिल्वर एंड कॉपर, मतलब क्या कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है? तो कॉपर की पोजीशन देखो यहाँ है, सिल्वर इससे नीचे है, तो ये सही जा रहा है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऊपर है, एल्यूमिनियम नीचे है, मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, हाँ कर सकता है, ये भी करेक्ट जा रहा है। जिंक एंड आयरन, आयरन नीचे है, जिंक ऊपर है, तो क्या आयरन जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। ओके, तो दैट मीन्स हमारे ये दो ऑप्शन सही जा रहे हैं, दैट मीन्स नंबर 2 और 3 करेक्ट होगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड। अब सबसे पहले मैं यहाँ रिएक्शन लिख दूँ, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये सारे फॉर्मूलाज याद करते जाओ, अदरवाइज चैप्टर नंबर 1 कभी भी क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, प्लस बेरियम क्लोराइड इज BaCl2। ठीक, अब ये रिएक्शन हो क्या रहा है, यहाँ पे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं या डबल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, मतलब एक्सचेंज, आयंस को एक्सचेंज कर दो। ठीक है, व्हाट वी विल गेट NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट देखो हमें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। क्यों डिस्कार्ड हुआ? क्योंकि बेरियम सल्फेट की फॉर्मूला गलत लिखी गई है। ठीक है, अब बेरियम सल्फेट का कलर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, तो बेरियम सल्फेट का कलर होता है व्हाइट। ओके, दैट मीन्स C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखो, फॉर द रिएक्शन MnO2 + 4HCl गिव्स MnCl2 + 2H2O + Cl2। ठीक है, तो ये एक रिडॉक्स का एग्जाम्पल है, सबसे पहले याद रख लो, आप अपने NCERT बुक में देखोगे ये रिडॉक्स का ही एग्जाम्पल है, मतलब ये कहीं पे भी आपको दिखा रिडॉक्स के ही क्वेश्चन होंगे। ओके, अब ऑप्शंस क्या है, HCl is oxidized to Cl2, MnO2 is reduced to MnCl2, MnCl2 acts as an oxidizing agent and HCl acts as an oxidizing agent। अब देखो मैंने आप लोगों को कल बताया था ऑक्सीडेशन कब होगा, जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, रिडक्शन कब होगा, जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या तो फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे किसके साथ क्या हो रहा है, HCl बन गया H2O, यानी कि यहाँ पे इस ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हुआ है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, दैट मीन्स HCl इज ऑक्सीडाइज, तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। MnO2 जो था वो बन गया MnCl2, मतलब इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन उसके पास पहले था बट उसका ऑक्सीजन को छीन कर हटा दिया गया है, एंड वी आर गेटिंग MnCl2, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो
MnO2 इज रिड्यूस्ड, ये भी सही बताया जा रहा है। अब देखो, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और जो खुद रिड्यूस्ड होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस हो रहा है वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। दैट मीन्स MnO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है ना, ठीक है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है MnCl2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। ये रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि प्रोडक्ट से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट नहीं निकल कर आएगा, ठीक है, इट इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज HCl इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो HCl खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, मतलब ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमारा 1 and 2 बस सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 39 नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, ठीक है, रिएक्शन आपको दी गई है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टिंग विथ वाटर गिविंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? यस, क्योंकि दो सब्सटेंस मिलकर एक बन रहे हैं। एक्सोथर्मिक है? यस, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होती है। एंडोथर्मिक ये नहीं है, ऑक्सीडेशन भी इसे हम नहीं कहेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो 39 नंबर A and B आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, passing hydrogen sulfide gas through copper sulfate solution forms black copper sulfide. This is an example of, अब पहले मैं रिएक्शन लिख दूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। अब यहाँ पे अगेन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी नॉट डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यानी कि S आ जाएगा SO4 के प्लेस में और SO4 के प्लेस में S। तो व्हाट वी विल गेट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस CuS कॉपर सल्फाइड। अब ये जो कॉपर सल्फाइड है इसकी कलर ब्लैक कलर की होती है, तो ये किस टाइप का रिएक्शन, अभी जस्ट मैंने बताया, कॉम्बिनेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन भी नहीं है, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इन द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, ठीक है, अभी जस्ट हमने ये देखा था, ठीक है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड समवेयर, ये किस टाइप का रिएक्शन है? देखो, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, इसमें क्या हो रहा है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पे आयंस की एक्सचेंज हो रही है, जैसा अभी मैंने एरोज में मार्क भी किया है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, आप ये ध्यान रखना, एक्सचेंज ऑफ एटम्स मत लिखना, दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस होगा। साथ में यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है इसकी प्रेसिपिटेट भी बन रही है, क्वेश्चन देखो यहाँ पे था, ठीक है। तो आप, मैंने कल भी बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आंसर्स जो है क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएंगे। तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि प्रेसिपिटेट भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स अ प्रेसिपिटेट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज ऑल्सो फॉर्म्ड। तो यहाँ पे B, C, D ये तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 नंबर, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस, ठीक है, तो कौन सी सॉल्यूशन कलरलेस होती है? तो सॉल्यूशन तभी कलरलेस होगी जब सॉल्ट वाइट कलर का होगा, ठीक है। तो जो फेरस सल्फेट है ये वाइट सॉल्ट नहीं है, जिंक सल्फेट वाइट है, एल्यूमिनियम सल्फेट इज ऑल्सो वाइट, दैट मीन्स बोथ B and C इज द करेक्ट ऑप्शन, इन दोनों की सॉल्यूशंस कलरलेस होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज कलर्ड, अब देखो 43 नंबर में कलर्ड पूछा गया है, तो जिंक की सॉल्ट कलर्ड नहीं होती है, फेरस सल्फेट इज कलर्ड, एल्यूमिनियम सल्फेट ये भी वाइट कलर है, कलरलेस है, सोडियम सल्फेट भी कलरलेस है, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज नंबर B। ओके, नेक्स्ट अब हम एंटर करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। 44 नंबर, फर्स्ट इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एक्वेस सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड एंड स्टेट द 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। अब तो देखो यहाँ पे देख सकते हो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, एक तो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मेंशन करनी है और दूसरा जो 2 टाइप्स है वो बताना, दैट इज हाफ ऑफ मार्क्स की वो होगी। अब एक और चीज मैं बता दूं, ये सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें ये दिख रहा है, ठीक है, तो आपको अच्छे से इसके बारे में प्रिपेयर करके जाना है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है हमें, इक्वेशन हमने ऑलरेडी लिखा था, चलो इसे बैलेंस भी कर लेते हैं। Okay, so sodium sulfate Na2SO4 plus barium chloride, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, NaCl2 प्लस BaSO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब आप यहाँ पे देख सकते हो
अब यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड है। Na यहाँ पे 2 है, Na यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑड को इवन करेंगे, दैट इज यहाँ पे सबसे पहले 2 लिख दो। अब अगर जैसे आप 2 लिख रहे हो, क्लोरीन भी हो गया 2, यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लोरीन 2 है, ओके। सो सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है, सल्फेट ओवरऑल 1 है, यहाँ भी सल्फेट ओवरऑल 1 है, बेरियम यहाँ 1 है, बेरियम यहाँ 1 है, क्लोराइड यहाँ 2 है, और यहाँ 2 लिखने की वजह से यहाँ भी क्लोराइड 2, मतलब ये बैलेंस्ड हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे 2 लिखने पर ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो रही है, ठीक है। साथ में पूछा गया था कि विच 2 टाइप ऑफ रिएक्शन कैन वी सी हेयर। तो फर्स्ट इज आप देख रहे हो कि यहाँ आयन एक्सचेंज हो रहा है। आयन एक्सचेंज मतलब ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन भी हम इसे कहते हैं। दूसरा क्या है, ये जो बेरियम सल्फेट है इसकी प्रेसिपिटेशन यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स आप लिखोगे यहाँ पे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, एक तो बैलेंस इक्वेशन के लिए 1 मार्क्स एंड हाफ ऑफ मार्क्स फॉर दीज 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट 45 नंबर और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज डिफाइंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हमें डिफाइन करनी है, तो ऑक्सीडेशन को हम ये डिफाइन करेंगे कि इट इज सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर देयर इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, या कह सकते हो वेयर देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cu बन गया, मतलब इसका ऑक्सीजन हट गया, दैट मीन्स इट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई करनी है कि ऑक्सीडाइज कौन हुआ, H2 बन गया H2O, तो H2H2O बन गया, दैट मीन्स ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो H2 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान देना आपको लिखना क्या है, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड ऐसे लिखोगे। H2O के बारे में हमें कुछ भी मेंशन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, बट अब सिंपली लिखना हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। जितना पूछा गया उतना ही हमें आंसर करनी है, ओके। तो आज मैंने यहाँ 45 नंबर तक डिस्कशन किया। इसके बाद के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।